सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चिरंतन भट्टाचार्य है। मैं सनदी लेखाकार हूँ प्रोफेशन से, जिसको आपको इंग्लिश में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कहते हैं। हम लोग यहाँ आपको बेसिक अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी होता क्या है, और आप जनरली बेसिक अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। तो वो सब समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी है क्या चीज। अब सबको यही लगता होगा कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल चाहिए, एक स्पेशलाइजेशन चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में भी अकाउंटिंग होता है, आप खुद भी अकाउंटिंग किए हुए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वर्ड तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम इससे पहले इसका यूज कैसे किए होंगे। चलिए आपको हम बता दें। आपके नुक्कड़ में क्रिकेट मैच होता है, ठीक है जी। तो क्रिकेट मैच खेलते समय आप लोग सब यही सोचते हैं कि कल एक क्रिकेट मैच है जिसमें हमको बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, तो पानी वगैरह चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक दिन पहले आप लोग 3-4 लोग मिलके ये सोचते हैं कि भैया बॉल कौन लाएगा, बैट कौन लाएगा, विकेट कौन लाएगा। और उस दिन आप क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर आदमी, वो पर्टिकुलर इंसान बैट, बॉल, विकेट लाके मौजूद रहता है और आपका गेम होता है। तो ये क्या हुआ, ये भी आप एक अकाउंटिंग ही कर रहे हैं, ये भी आप एक अकाउंटिंग ही कर रहे हैं। एक इंसान जो बैट लाएगा वो बैट का अकाउंटिंग करता है, एक इंसान जो बॉल लाएगा वो बॉल का अकाउंटिंग करता है। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, आप नोटिफाई कर रहे हैं कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा। आप उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप उसको एक निर्माण कर रहे हैं। सो अकाउंटिंग भी बहुत सा उसी तरीके का चीज है। अभी आपको आगे बताते हैं। आपके घर में डेली का सामान आता है, दाल, चावल, गेहूं वगैरह वगैरह, मसाला, सब्जी। ये सब के लिए आपकी माँ भी बजट बनाती है, आपकी माँ भी अकाउंटिंग करती है कि पूरे महीने हमको कितना चावल चाहिए, पूरे महीने हमको कितना गेहूं चाहिए, कितना मसाला चाहिए, कितना साबुन चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो आपकी माँ क्या कर रही है, आपकी माँ भी अकाउंटिंग कर रही है। भले ही वो दिमाग में करती हैं, लेकिन वो भी अकाउंटिंग करती है। सो अकाउंटिंग कोई एक ऐसा विषय नहीं है जो जिसको समझने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाई होना है। आपको बस बेसिक समझना है, और इसका जो प्रैक्टिकल मतलब आपका डे टू डे लाइफ में, जिंदगी में, उसका आपको रिलेशनशिप समझना है। अगर आप वो समझ गए तो समझिए अकाउंटिंग आपका क्लियर है। तो अभी आप देख रहे होंगे आपके सामने, यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटेंसी है क्या। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी समझने के लिए हम लोग उसका 1 2 3 4 5 फीचर्स समझेंगे, या 5 कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। सो अकाउंटिंग कोई साइंस नहीं है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट यानी एक कला है। क्यों कला है, क्योंकि वो हम लोग आगे देखेंगे। सो अकाउंटिंग एक कला है, यानी कोई भी सीख सकता है। इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल जरूरत नहीं है। नाउ ये कैसा कला है, तो ये एक कला है जो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड यानी नोट करता है। ये कला है जो क्लासिफाई करता है, यानी उसको निर्धारित स्थान पे बांटता है। तीसरा, समराइज करता है, यानी उसको आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर निर्धारित तरीके से उसको आप प्रेजेंट करते हैं। किसको, जो आपका मॉनिटरी टर्म्स में हो, यानी पैसे से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन या इवेंट।
हम फिर से इसको जाएंगे एक से एक करके। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपका एक कला है, ठीक है। किस चीज का कला है? रिकॉर्ड करने का। सबसे पहला अकाउंटिंग का काम क्या है? रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या है? इवेंट एक ऐसा, इवेंट मतलब घटना, ठीक है जी। इवेंट मतलब घटना, घटना मतलब कुछ हुआ है, ठीक है। ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा घटना जिसका आपका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा हो। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होते जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है। कि किस टाइप का कला है? रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करने का? ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन इवेंट क्या है? इवेंट यानी घटना, और अगर कोई घटना का बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा हो तो वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है अकाउंट का? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग के पश्चात जब रिकॉर्डिंग हो गया, हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते। क्लासिफाई का मतलब क्या है समझ लीजिए। सिंपल सा चीज है, अगर आप के घर में एक शेल्फ है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सी किताबें रखनी है, ठीक है। आपके पास फिजिक्स की किताबें हैं, केमिस्ट्री की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, हिंदी की किताबें हैं, हिस्ट्री की किताबें, सिविक्स की किताबें हैं, बहुत सारे ऑथर की बहुत सारे किताबें हैं। अब आपको उसको शेल्फ पे सजा के रखना है, ठीक है। आपने सारे बुक्स को बटोर लिया है, यानी आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है जी। आपने सारे बुक्स को बटोर लिया यानी आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है? उस बुक्स को आपको शेल्फ पे सजाना है। तो आप कैसे सजाएंगे? कोई भी इंसान कैसे सजाएगा? फिजिक्स की सारी किताबें एक जगह, हिस्ट्री की सारी किताबें एक जगह, इंग्लिश की सारी किताबें एक जगह, सब निर्धारित सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सजा के रखेंगे। क्यों? ताकि कभी अगर हमको उस पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का, उस किताब का जरूरत पड़े तो हमको तुरंत पता चले जाए कि वो वहां पे है, वहां से हम उसको निकाल सकेंगे। तो ये जो सजावट होता है इसी को हम लोग क्लासिफाइंग कहते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज का कला है? रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करने का? घटना, और ऐसा कोई घटना जिसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफाई करते हैं, यानी उसको सजाते हैं, ठीक है जी। नाउ रिकॉर्ड कर लिए, सजा लिए, अब क्या करना हमको? सजावट करने के पश्चात हमको उसको समराइज करना है, यानी उसको आपको छोटे फॉर्म में प्रेजेंट करना है। उसका आपको एक समरी, एक ब्रीफ बनाना है। आपने सारा साल घटना और ट्रांजैक्शन और इवेंट का आपने रिकॉर्डिंग किया, उसको क्लासिफाई किया। तीसरा चीज क्या होता है? आपको उसको समराइज वे में यानी ब्रीफ फॉर्म में बहुत छोटे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। ओके, हम क्या बोल रहे थे कि अकाउंटिंग एक कला है। किस चीज की कला है? रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की। क्लासिफाइंग मतलब वर्गीकृत करने की, और रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई करने के पश्चात समराइज करने की। किस चीज की? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की। ट्रांजैक्शन इवेंट क्या हुआ? घटना, और ट्रांजैक्शन मतलब घटना जिसका इफेक्ट बिजनेस पर होता है। अब अकाउंटिंग बोलता है रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, बट एक तरीके से करना है, एक सलीके से करना है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का जो यूज होता है वो केवल और केवल कहां होता है? बिजनेस में होता है, ठीक है जी। आप जो रिकॉर्ड करेंगे, आप जो क्लासिफाई करेंगे, आप जो समराइज करेंगे, एक सलीके से करेंगे, एक तरीके से करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग कहां यूज होता है? बिजनेस में होता है। अब ये रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज जो हम करेंगे घटना का, वो हम किस तरीके से, उसका आधार क्या होगा उस रिकॉर्डिंग का? तो उस रिकॉर्डिंग का आधार होगा मनी, यानी पैसा। अगर पैसा का आदान प्रदान हो, या आपको उस घटना को पैसा के वैल्यू पे अगर आप चेंज कर सके, तो ही आप उसका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई और समराइज करेंगे। यानी इमोशन, सेंटिमेंट का अकाउंट्स में कोई आधार नहीं है।
अगर कोई बिजनेस में बॉस का अपने स्टाफ से झगड़ा होता है, क्या उसका रिकॉर्डिंग होगा? क्या उसका क्लासिफाइंग होगा? क्या उसका समराइजिंग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मॉनिटरी टर्म्स में आप कोई आधार निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, क्या उसका रिकॉर्डिंग होगा? अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि उसको आप मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स पे आप निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी इमोशन, सेंटिमेंट का अकाउंट्स में कोई आधार नहीं। अकाउंट्स कहां यूज होता है? बिजनेस में। ठीक है जी। अकाउंट्स होता क्या है? एक कला है। किस चीज का कला है? रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करने का। यहां तक हम लोग क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सब करने का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सब करके मेरा काम है कोई भी बिजनेस का रिजल्ट निकालना, परिणाम निकालना। किस चीज का परिणाम? उसका लाभ और हानि, और उसका एक पर्टिकुलर तारीख को उसकी स्थिति क्या है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। प्रॉफिट लॉस आपका लाभ और हानि देता है। बैलेंस शीट आपका एक पर्टिकुलर तिथि को उस पर्टिकुलर बिजनेस का क्या स्थिति है वो आपको कौन बताता है? बैलेंस शीट बताता है। ये हम लोग पूरा डिटेल में आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, अकाउंट्स बहुत सिंपल है, एक कला है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, किस चीज का? घटना का, जिसका आप मनी के पैसे के आधार पे निर्धारित कर सके और जिसका इफेक्ट बिजनेस पे हो। अकाउंटिंग कहाँ होता है? बिजनेस में होता है। ये सब करने का मेरा उद्देश्य क्या है? हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं। क्या रिजल्ट? प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि। बैलेंस शीट यानी एक पर्टिकुलर तारीख को मेरा क्या स्थिति है, मेरा मतलब उस बिजनेस का क्या स्थिति है। बिजनेस का स्थिति मतलब उसका कितना उसके पास एसेट है, कितना लायबिलिटी है। एसेट लायबिलिटी क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हमने अकाउंटिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा है। हमने एक बात बोला कि अकाउंटिंग का यूज कहाँ होता है, अकाउंटिंग कहाँ यूज किया जाता है। तो हमने कहा था अकाउंटिंग बिजनेस में यूज होता है। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस 3 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है जी। बिजनेस आपका ट्रेडिंग हो सकता है, बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या फिर हो सकता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ट्रेडिंग मतलब आपने सामान खरीदा, आपने सामान बेचा। सिंपल। 10 रुपए में आपने सामान लिया, 12 रुपए में बेचा, 2 रुपया आपका लाभ हो गया। ये एक बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग यानी आपने सामान से बाजार से आपने मिट्टी लिया, मिट्टी से आपने उसका घड़ा बनाया, घड़ा को आपने बाजार में बेचा। ये क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यानी आप किसी तरीके का कार्य उस इंसान को प्रोवाइड करते हैं। जैसे शादी ब्याह में बैंड पार्टी, या आप टेंट बना रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, रसोईया, ये सारा आपका हो गया रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सो बिजनेस 3 प्रकार से हो सकते हैं। ट्रेडिंग खरीद बिक्री, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन, तीसरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यानी आप किसी भी तरीके का कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान करते हैं, उससे आप क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। याद रखिएगा, बिजनेस में हर समय मनी, पैसे का आदान प्रदान ऑब्जेक्टिव होता है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका पैसे का आदान प्रदान हो और आपको उस कार्य से लाभ हो। क्या आप किसी तरीके का ऐसा बिजनेस करेंगे जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव यानी आपका उद्देश्य उससे हानि हो? कभी नहीं। बिजनेस का उद्देश्य हर समय लाभ होता है, बिजनेस का उद्देश्य कभी भी हानि नहीं होता है।
सो बिजनेस आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, रेंडरिंग। अब ये तीनों आप कितने तरीके से कर सकते हैं तो वो आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, ये 3 कार्य आप कितने प्रकार से कर सकते हैं वो यहां मेंशन्ड है। सबसे पहला है प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है कंपनी, चौथा है ट्रस्ट और सोसाइटी। प्रोप्राइटरशिप मतलब आप अकेला इंसान, यानी हम एक किराना दुकान लगाते हैं, वहां पे हम बाजार से सामान खरीदते हैं और यहां लोगों को सामान बेचते हैं, वो मेरा हो गया प्रोप्राइटरशिप, यानी वन मैन। एक इंसान, केवल एक इंसान है, वो अकेले ही सारा काम करता है और उसका लाभ उठाता है। ये अपने अंडर में नौकर रख सकता है जिसको हम लोग एम्प्लॉई कहते हैं। ठीक है, बट सारा रिस्क, सारा जो बिजनेस का जो रिस्क है वो इसी के सर पे रहता है। यानी अगर लॉस हुआ तो कौन भोगेगा? ये। अगर फायदा हुआ तो कौन भोगेगा? ये, एक इंसान। ये हो गया आपका प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप क्या हुआ? एक से ज्यादा इंसान मिलके अगर इसमें से कोई भी, इस तीनों में से कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसको पार्टनरशिप हम लोग कहते हैं। अगर अकेला है तो प्रोप्राइटरशिप, एक से ज्यादा है तो पार्टनरशिप। ठीक है जी। पार्टनरशिप में क्या होता है? ये दोनों इंसान एक अग्रीमेंट करता है, एक साझेदारी करता है। एक साझेदारी करता है कि ये बिजनेस करके जो भी लाभ होगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। क्या यहां पे लाभ बढ़ता है? नहीं। क्या यहां पे लाभ बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है। क्या यहां पे हानि बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है। क्या यहां पे हानि बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। तो पार्टनरशिप का फायदा क्या है? पार्टनरशिप का फायदा है कि आपका जो हानि है वो अब एक से ज्यादा लोगों में बट जा रहा है, यानी आपका जो रिस्क है वो कम हो जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, एक आदमी कितना कैपिटल यानी पूंजी, कितना पैसा लगा सकता है बिजनेस में? एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। अगर सपोज उस बिजनेस का जरूरत है 20,000 रुपया, इस इंसान के पास केवल 10,000 है, क्या वो बिजनेस कर सकता है अकेले? नहीं। तब उसको क्या जरूरत पड़ेगा? तो वो और एक इंसान के साथ साझेदारी करे और दोनों मिलके वो बिजनेस करे, तो उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगा? पार्टनरशिप। ठीक है। तीसरा है कंपनी। कंपनी में क्या होता है? 2 तरीके का कंपनी होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड। कंपनी होता क्या है? कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट बोल के एक लॉ है, उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। उसमें भी मेंबर्स कितने होते हैं? एक या एक से ज्यादा। कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया इंक्लूड किया गया है जिसको हम लोग 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, यानी एक इंसान द्वारा चलाया गया कंपनी। उससे पहले नहीं हुआ करता था। सो अभी कंपनी कितने लोग फॉर्म कर सकते हैं? एक भी फॉर्म कर सकता है और एक से ज्यादा भी फॉर्म कर सकता है। अब कंपनी 2 तरीके के होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मेंबर कितना चाहिए हमको? 2। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 200। पब्लिक में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इसका फायदा क्या है कंपनी का? कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है पूंजी। पूंजी का कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी पूंजी लगा सकता है, वो कितना भी पूंजी लगा सकता है।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम ओनर का, जो मैक्सिमम आदमी जो उसका ओनर बन सकता है, उसका कोई निर्धारित लिमिट नहीं है। तो उसके कारण 1 या 100, 200 या अनगिनत। सो अनगिनत आदमी अगर पैसा लगाएगा तो पूंजी का कोई लिमिट है नहीं। सो कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है उसका पूंजी कितना भी वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। किस में? बिजनेस में। इसमें रिस्क का क्या स्थिति है? इसमें रिस्क किस पे रहता है? 1 आदमी पे, इस पे 2 आदमी पे, 3 आदमी पे, इस पे कोई लिमिट नहीं है। सो रिस्क क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो 1 आदमी पे कम रिस्क हो जाता है। चौथा, ट्रस्ट और सोसाइटी। ये समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रस्ट या सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं होता है। ट्रस्ट और सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटी। आप अगर स्कूल चला रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का उत्थान करना। चैरिटी, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है जी। लेकिन क्या ट्रस्ट और सोसाइटी बिजनेस कर सकता है? तो इसका जवाब है हां, कर सकता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा चैरिटी, लेकिन क्या वो बिजनेस कर सकता है? इसका जवाब है हां। तो अब हम लोग थोड़ा एक बार पीछे जाते हैं। बिजनेस कितने तरीके से आप कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? आप अकेले कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ साझेदारी कर सकते हैं, आप एक कंपनी बना सकते हैं, या फिर आप एक ट्रस्ट और सोसाइटी बना के चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी हमको लाभ नहीं कमाना है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ उसको आप कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग को अकाउंटिंग करना क्यों है। अकाउंटिंग करने के पीछे हम लोग ये 4 बेसिक उद्देश्य हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत से और भी उद्देश्य हो सकते हैं, बट उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जो आपका फंडामेंटल, जो सबसे ज़रूरी उद्देश्य है, पहले वो सब देख लेंगे। अकाउंटिंग करने का सबसे पहला कारण ये होता है कि हम बिजनेस से रिलेटेड जितना भी घटना हो रहा है वो सारे का रिकॉर्डिंग हो जाए, सारे का आप एक बुक्स में आप प्रस्तुत कर दे एक सिस्टमैटिक वे में, एक सलीके से। अब वो प्रेजेंट करके हमको होगा क्या? सो वो प्रेजेंट करके में हमको क्या होगा? वो प्रेजेंट करके हम खोज सकेंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना है या मेरा लॉस कितना है। यानी वो बिजनेस करके हमको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभ कमाना। वो लाभ हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। क्या अगर अकाउंटिंग नहीं होगा तो क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो बिजनेस चलाने का क्या मतलब है? सो बिजनेस चल रहा है क्यों? क्योंकि लाभ कमाने के लिए। लाभ हुआ कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो अकाउंटिंग से। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आपका फाइनेंशियल यानी पैसों की स्थिति क्या है, आपके पास कितना लायबिलिटी है, आपके पास कितना एसेट है, यानी आपके पास, आपके सर पे कितना बोझ है, कितना दायित्व है, और आपके सर पे कितना ताज है। ताज को हम लोग एसेट मान रहे हैं, बोझ को लायबिलिटी मान रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे होता क्या है एसेट और लायबिलिटी। सो फाइनेंशियल पोजीशन आपका क्या है, यानी उस बिजनेस पे बोझ कितना है और उस बिजनेस के पास एसेट कितना है। ये कहां से पता चलता है? अकाउंटिंग से। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? हम बता नहीं सकेंगे कि मेरे बिजनेस का बोझ ज्यादा है कि एसेट ज्यादा है। सो फाइनेंशियल पोजीशन यानी लायबिलिटी और एसेट। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अगर हमको, सपोज हम एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है जी, ये एक पार्टी है जिससे हम उधार में
सामान खरीदते हैं। ये एक पार्टी है जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं। सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं उधार में, यानी पैसा नहीं दिए हैं, पैसा बाकी है। अब एक पर्टिकुलर तारीख को अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इस व्यक्ति को तुमको कितना देना है और इस व्यक्ति से तुमको कितना लेना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा अकाउंटिंग करके। तो अगर अकाउंटिंग नहीं हुआ तो क्या हम किसी भी वक्त बिजनेस में कितना आना है और बिजनेस से कितना जाना है, क्या वो हम बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। सो मेरा तीसरा कारण है अकाउंटिंग करने का कि हमको पता रहे कि हमको बिजनेस में कितना लोगों को देना है और कितना लोगों से लेना है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू और रिसीवेबल। रिसीवेबल यानी आने वाला है, ड्यू यानी देने वाला है यानी जाने वाला है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर ऑफ अकाउंट्स, यानी इंफॉर्मेशन यानी आप किसी तरीके का आप उन्हें बता रहे हैं कि आपका बिजनेस का क्या स्थिति है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसको? यूजर ऑफ अकाउंट्स को। यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन है, ये जानने के लिए हम लोग इधर देखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग हम लोग लाभ और हानि जानने के लिए करते हैं, लायबिलिटी एसेट कितना है बिजनेस के पास वो जानने के लिए करते हैं, बिजनेस को कितना बाहर से आने वाला है और बिजनेस से बाहर को बाहरी लोगों को कितना देने का है वो पता चल जाता है। लास्ट और भी कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, और भी कोई जानकारी यूजर ऑफ अकाउंट्स को देने के लिए। बहुत सारी जानकारियां होती है बिजनेस रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी यूजर ऑफ अकाउंट्स को देने के लिए। अब यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन है, यानी ये जो अकाउंटिंग से जो हमारा रिजल्ट बनता है, अगर आपको याद होगा पिछले स्लाइड्स में, यूजर ऑफ अकाउंटिंग क्या देखता है? अकाउंटिंग का जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट, उसको देखता है। एंड रिजल्ट में क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन। सो यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन कौन है? सरकार, क्रेडिटर्स यानी आपने किसी से सामान उधार में खरीदा है तो वो पर्टिकुलर इंसान, देनदार जिसको हम लोग कहते हैं, एम्प्लॉइज यानी आपके बिजनेस में जो काम करता है, लेंडर्स यानी जिससे आपने पैसा उधार में लिया है, इन्वेस्टर्स यानी जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों यूज करना चाहता है? गवर्नमेंट ये देखना चाहता है कि बिजनेस लाभ कर रहा है, हानि कर रहा है, किसी तरीके का गड़बड़ी कर रहा है कि नहीं। क्रेडिटर्स को क्यों क्या जरूरत है? क्रेडिटर्स ये देखना चाहते हैं कि वो जो उधार में सामान दिए हैं उसका पैसा रियलाइज आएगा कि नहीं आएगा। एम्प्लॉइज को क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनका तनख्वाह बढ़ेगा, बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो पता करने के लिए। लेंडर्स को क्या रहता है कि उन्होंने जो पैसा उधार में दिया है, जैसे बैंक ने अगर पैसा उधार में दिया है तो क्या वो पैसा वापस आने वाला है या नहीं आने वाला है। इन्वेस्टर्स कौन है? जो उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। कोई भी आदमी किसी बिजनेस में पैसा कब लगाएगा? जब उसको लगेगा कि वो बिजनेस लाभ करेगा। अगर उसको लगता है कि बिजनेस लाभ नहीं करेगा तो क्या कोई इंसान उस बिजनेस में पैसा लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो कैसे बनता है? अकाउंटिंग से। सो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट, ये लोग कौन है? यूजर ऑफ अकाउंट। इन लोगों को क्या चाहिए? जानकारी। किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। कहां से मिलेगा? अकाउंटिंग करके। ओके, चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। क्योंकि कोई भी
सब्जेक्ट का एक बेस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पे आपका सारा सब्जेक्ट नॉलेज बनता है। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के आपका नॉलेज फीका रहेगा, आपका नॉलेज खाली रहेगा। सो अकाउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। ये बेसिक 1 2 3 4 5 सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और भी कॉन्सेप्ट्स हैं बट फिलहाल ये 5 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी, दूसरा मनी मेजरमेंट, तीसरा कॉस्ट, चौथा डुअल एस्पेक्ट, पांचवा अक्रूवल। बिजनेस एंटिटी क्या है समझ लीजिए। बिजनेस एंटिटी मतलब अकाउंटिंग बोलता है कि अगर कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग इंसान है, उन लोग का एग्जिस्टेंस अलग है, उन लोग का अस्तित्व अलग है। मतलब अगर राम बोल के एक इंसान है जो पान का दुकान चला रहा है, तो उसका पान का दुकान एक अलग उसका एक अलग अस्तित्व है और राम का अलग अस्तित्व है। तो सपोज ये राम का पान का दुकान है और ये राम है, ठीक है जी। राम पान के दुकान में पैसा लगाता है, ठीक है। तो राम जो ये पैसा लगा रहा है पान के दुकान में, भले ही वो पान का दुकान राम का है, लेकिन फिर भी उस पान के दुकान के लिए राम क्या होगा, एक बोझ होगा। राम का जो पैसा है जो पान के दुकान में लगा हुआ है वो एक बोझ होगा, वो एक लायबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग बोलता है, क्या बोलता है कि किसी भी इंसान का बिजनेस अलग अस्तित्व है और उसका अलग अस्तित्व है, दोनों डिफरेंट है। भले ही ओनर सेम हो, फिर भी दोनों को हम लोग अलग अलग अस्तित्व देंगे। दूसरा मनी मेजरमेंट, यानी आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग जो कहता है पहला चीज रिकॉर्डिंग किस चीज का, घटना का। वो घटना का आप रुपए के वैल्यू में आप मेजर कर सकेंगे यानी नाप सकेंगे। अगर आप रुपए के वैल्यू में उसको नहीं नाप सकेंगे तो आप उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, उसका अकाउंटिंग नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूं, अगर मैनेजर का एम्प्लॉय के साथ झगड़ा होता है तो क्या उसका रिकॉर्डिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो झगड़ा क्या आप रुपए के वैल्यू में लिख सकेंगे? 200 रुपए का झगड़ा हुआ या 100 रुपए का झगड़ा हुआ? नहीं। तो चूंकि आप वो काम नहीं कर सकेंगे, इसी कारण से आप उस घटना का अकाउंटिंग नहीं करेंगे। बट अगर आप 100 रुपए का पंखा खरीदते हैं, क्या आप उसका रिकॉर्डिंग करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको आप मेजर कर पा रहे हैं, उसको आप नाप रहे हैं, किस में? रुपए के स्केल पे, जो कि 100 रुपया है। तो क्या आप उसका रिकॉर्डिंग करेंगे? करेंगे। तीसरा कॉस्ट, कोई भी घटना का रिकॉर्डिंग उसके कॉस्ट पे होता है, यानी लागत पे। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक पंखा खरीदा गया, ठीक है। पंखा खरीदने में हमको 100 रुपया लगा, ठीक है। पंखा खरीदने में 100 रुपया लगा, बट पंखा को अगर हम आज बेचेंगे तो हमको 50 रुपया मिलेगा। तो हम इस घटना को बुक्स में कितना रुपया पे लिखेंगे? 50 रुपया में कि 100 रुपया में? तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कॉस्ट में, यानी 100 रुपया में। फिर से बता रहे हैं, 100 रुपये आपने एक पंखा खरीदा 100 रुपया में, बट वो आज के दिन में 50 रुपये में बिक सकता है। तो आप अपनी किताब में रिकॉर्ड करेंगे उस पंखा का दाम कितना, 100 रुपया कि 50 रुपया? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप उसको 100 रुपये में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 50 रुपये में। ठीक है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब कोई भी घटना का, कोई भी ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है, यानी दो जगह वो हिट करता है, कभी भी एक जगह हिट नहीं करेगा। वो हर समय दो अकाउंट या दो पॉइंट पे वो इफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई भी बिजनेस का जितना उसका एसेट होगा उतना ही उसका लायबिलिटी होगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है? डुअल एस्पेक्ट पे। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? कोई भी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होगा, कभी भी सिंगल इफेक्ट नहीं होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होने के कारण हम लोग आते हैं इस टर्मिनोलॉजी पे, जहां कहता है कि एसेट इज इक्वल टू
लाइबिलिटी। एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, समझ लीजिए। एसेट क्या है, ये है बिजनेस, ये है बिजनेस का एसेट, ये है बिजनेस का लाइबिलिटी। एसेट बिजनेस का वो हर एक चीज है जिससे बिजनेस को रिसोर्स या कैश आने वाला है। फिर से, एसेट बिजनेस का वो हर एक आइटम है, वो हर एक चीज है जिसको यूज करने पे बिजनेस को कैश या रिसोर्स आने वाला है। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी वो हर एक आइटम है बिजनेस का जिसको चुकता करने के लिए, जिसको कैंसिल करने के लिए बिजनेस से कैश या रिसोर्स निकल जाएगा। यानी अगर आपके पास सामान है जिसको आपको बेचना है, ठीक है, तो आप जब सामान बेचेंगे तो बिजनेस में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो सामान क्या हुआ आपके लिए, एसेट। सपोज आपने किसी से उधार में सामान लिया है, तो उस उधार या उस देनदार को खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए आपको उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा। तो आपके पास से क्या निकल जाएगा, रुपया। सो एसेट क्या हुआ, एसेट वो बिजनेस का हर एक आइटम है जिसको यूज करके आप कैश या रिसोर्स बिजनेस में फ्लो इन होता है। और लाइबिलिटी क्या है, वो हर एक आइटम है जिसको कैंसिल करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए बिजनेस से कैश और रिसोर्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। सो डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, यानी कोई भी घटना का दो जगह इफेक्ट होता है, कभी भी सिंगल जगह इफेक्ट नहीं होता है। और इसी से डिराइव होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जिसमें कहता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी दो प्रकार का होता है, लाइबिलिटी दो प्रकार का होता है। एक होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, एक होता है इनसाइडर्स लाइबिलिटी। इनसाइडर लाइबिलिटी यानी जो राम ने जो ये पूंजी लगाया, ठीक है जी, राम ने जो ये पूंजी लगाया, ये इनसाइडर लाइबिलिटी है कि आउटसाइडर लाइबिलिटी है। दुकान किसका है, राम का है, सो ये इनसाइडर लाइबिलिटी है। आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन है, सपोज करिए मोहन थर्ड पार्टी है, ये इस पान दुकान को 100 रुपए उधार देता है। मोहन जो कोई भी तरीके से राम से रिलेटेड नहीं है, ना ही दुकान से रिलेटेड है, वो इस दुकान को 100 रुपए देता है। ठीक है जी। सो ये जो मोहन पान दुकान को 100 रुपए दे रहा है, ये कौन सा लाइबिलिटी हो गया, ये हो गया आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। राम हो गया इनसाइडर लाइबिलिटी, मोहन हो गया आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। इनसाइडर्स लाइबिलिटी को हम लोग कहते हैं कैपिटल, ठीक है जी, और बाकी को हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। सो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को फर्दर हम लोग तोड़ देते हैं, इनसाइडर्स लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। इनसाइडर्स लाइबिलिटी को कैपिटल, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को अदर लाइबिलिटीज। 1 2 3 4 पांचवा कॉन्सेप्ट कहता है अक्रूअल। अक्रूअल मतलब वो कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके बिजनेस में कोई भी घटना हो उसका आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है अगर उसका बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है तो। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए कि हमने 100 रुपए में एक ये बिजनेस है, बिजनेस ने इससे 100 रुपए का सामान खरीदा बट पेमेंट नहीं किया, यानी उधार में खरीदा। सबसे पहला, क्या यह घटना है, यस है। क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है, हाँ होना है। किस बेसिस पे होगा, कॉस्ट पे होगा। यानी अक्रूअल क्या बोलता है कि भले ही आप पेमेंट कैश निकले या नहीं निकले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर घटना हुआ है जिसका इफेक्ट बिजनेस में पड़ रहा है तो आपको उसका रिकॉर्डिंग कर लेना है, चाहे कैश इन्वॉल्व हो या ना हो।
यानी कैश मूवमेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर घटना हुआ है जिसका बिजनेस पे इफेक्ट है तो आपको उसको रिकॉर्डिंग करना है। तो एक बार देख लेते हैं 4-5 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस अलग है, उसका मालिक अलग है, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। मनी मेजरमेंट, आपका कोई भी घटना अगर मनी के रेस्पेक्ट में मेजर किया जा सकेगा, अगर उसको नापा जा सकेगा तो ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं रिकॉर्ड करेंगे। किसने पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। यानी अगर आप कोई सामान खरीदते हैं 100 रुपए में, जिसका आप उसी दिन 50 रुपए में बेच सकते हैं, तो कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 100 रुपए में। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? कोई भी घटना का दो जगह इफेक्ट होता है, उसी से आपका बनता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, जिससे बनता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो बोलता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी को हम लोग अलग कर सकते हैं, इनसाइडर्स लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इनसाइडर्स लायबिलिटी हो गया कैपिटल, आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गया अदर लायबिलिटी। लास्ट अक्रूअल। अक्रूअल मतलब अगर बिजनेस में किसी भी तरीके का घटना हुआ है उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है, प्रोवाइडेड उसका बिजनेस पे इफेक्ट हो। हमको ये नहीं ध्यान देना है कि उसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अभी हम लोग अकाउंटिंग में कुछ बहुत सारे कॉमन टर्म्स यूज होते हैं, बहुत सारे कॉमन वर्ड हैं, उसको समझ लेंगे सो दैट कि आप आगे जब हम लोग बढ़े तो आप किसी भी चीज में कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इधर है कैपिटल, ड्राइंग, क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। एक एक करके समझ लेते हैं। एसेट, एसेट हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया था। एसेट से क्या होता है? एसेट को यूज करके बिजनेस में रिसोर्स या कैश आता है। एसेट को यूज करके, एसेट कोई भी एक ऐसा चीज है आपके बिजनेस में जिसको बिजनेस यूज करके कैश या रिसोर्स कमा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आपका गुड्स, मशीन, बिल्डिंग, डेटर्स। डेटर्स क्या है हम लोग देखेंगे, कैश एटसेट्रा। ये सारे से क्या होगा? ये सारे आइटम्स जब यूज होते हैं तो उससे क्या होता है? बिजनेस में कैश फ्लो इन होता है, यानी आता है। ठीक है, कैश या रिसोर्स बिजनेस में आता है। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको चुकता करने के लिए बिजनेस से क्या निकल जाएगा? बिजनेस से आपका कैश या रिसोर्स निकल जाएगा। लायबिलिटी आपका वो दायित्व है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको चुकता करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए बिजनेस से क्या निकल जाएगा? कैश या रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल लोन, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है वो हम लोग देख लेंगे, कैपिटल। ठीक है जी, ये सारा क्या है? बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। अब एसेट दो तरीके का यहां लिखा हुआ है, एक है फिक्स, दूसरा है करंट। लायबिलिटी क्या है? एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म, या हम लोग उसको करंट भी कह सकते हैं। फिक्स्ड, फिक्स्ड यानी लंबा, करंट यानी नजदीकी। लायबिलिटी लॉन्ग टर्म यानी लंबा, करंट या शॉर्ट टर्म यानी नजदीकी। एसेट, फिक्स्ड एसेट मतलब जो आपके आने वाले कई सालों तक फायदा देगा। कई सालों तक यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल। ठीक है जी, यानी इसमें आपका फिक्स कौन है? बिल्डिंग, मशीन। कितने साल तक देगा? 1 साल से ज्यादा। तो फिक्स्ड एसेट क्या बोलता है? आपका 1 साल से ज्यादा अगर फायदा देता है तो वो
फिक्स्ड एसेट कहलाता है। अगर आपका उस एसेट से फायदा विद इन 12 मंथ में मिलेगा और उसके बाद नहीं जाएगा, ठीक है जी, आपका करंट एसेट मतलब वो एसेट जिसका फायदा आपको 12 महीने के अंदर में ही मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा, वो आपका होता है करंट एसेट। सो फिक्स्ड एसेट 12 महीने के बाद भी आपको फायदा देते रहेगा, करंट एसेट 12 महीने के अंदर। अब 12 महीना क्या है? 12 महीना आपका अकाउंटिंग पीरियड है। आप जो अकाउंट्स बनाते हैं, आप जो अकाउंटिंग करते हैं, वो एक पीरियड का होता है। वो पीरियड कितने महीने का होता है? जनरली 12 महीने का होता है। वो डिपेंड करता है, वो 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है, बट नॉर्मल केसेस में अकाउंटिंग पीरियड हम लोग 12 महीने का लेते हैं, स्टार्टिंग ऑन 1st ऑफ अप्रैल एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है जी। फिक्स्ड, करंट, फिक्स यानी 12 महीने से ज्यादा तक फायदा देगा, 12 महीने के बाद भी फायदा देगा, 1 साल, 10 साल, 50 साल। करंट यानी विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स उसका फायदा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 12 महीने के अंदर कौन कौन सा खत्म हो जाएगा? डेटर्स, गुड्स, कैश। अब आ जाते हैं लायबिलिटी पे। लॉन्ग टर्म, करंट, सेम, अंडरस्टैंडिंग सेम है। लॉन्ग टर्म यानी ग्रेटर देन 12 मंथ्स। करंट यानी लेस देन 12 मंथ्स। क्लियर रखिए। फिक्स्ड greater than 12 months, current less than 12 months, long term greater than 12 months, current short term liability less than 12 months। अगर आप बैंक लोन लिए हैं 5 साल का, वो क्या होगा? लॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा? वो लॉन्ग टर्म होगा। क्रेडिटर्स यानी आप किसी से सामान उधार में लिए हैं, कितने दिन का उधार देता है? 1 महीने का, 1 सप्ताह का, 15 दिन का, 2 महीने का। क्या वो 12 महीने से ज्यादा हो सकता है? नहीं। तो वो क्या होगा? करंट या शॉर्ट टर्म। कैपिटल, कोई भी आदमी पूंजी लगाता है किसी बिजनेस में, वो क्या 1 साल के लिए लगाता है या 1 साल के अंदर निकाल लेता है पूंजी? नहीं, वो आने वाले कई सालों तक छोड़ देता है। तो क्या है वो है लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी उसको हम लोग कहेंगे खर्चा। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। एक्सपेंडिचर 2 तरीके का है, कैपिटल और रेवेन्यू। अब इसको समझने के लिए फिर से आप चीज समझ लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वो सारा खर्चा है जिसका फायदा बिजनेस को आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। आने वाले कई सालों तक यानी बहुत सालों तक, ग्रेटर देन 12 मंथ्स। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, आने वाले कई सालों तक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो खर्चा जिसका फायदा विद इन 1 साल में मिलेगा और चुकता हो जाएगा। यानी अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं, यानी सपोज करिए हम साड़ी का दुकान चलाते हैं, हम साड़ी खरीदते हैं, साड़ी बेचते हैं, तो साड़ी मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू की कैपिटल? रेवेन्यू। बिजली बिल पे कर रहे हैं दुकान का, वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? बिजली बिल कितने महीने का आता है? 1 महीने का, 2 महीने का। क्या है वो? कैपिटल ना रेवेन्यू? रेवेन्यू। ठीक है जी। सो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा 2 तरीके का होता है, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरफ। कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी।
किसका पूंजी? मालिक का, ओनर का पूंजी। प्रोप्राइटरशिप है तो कितने ओनर होंगे? एक। पार्टनरशिप है तो एक से ज्यादा। कंपनी है तो बहुत सारे। किसी भी इंसान के पूंजी, इंसान पूंजी लगाता है बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग क्या है? सपोज करिए हम बिजनेस चला रहे हैं, किराना स्टोर चला रहे हैं, ठीक है। एक दिन हमको भूख लगा, हम अपने ही स्टोर में से बिस्किट निकाल के खा लिए, तो ये क्या हो गया? ये ड्राइंग हो गया। सपोज करिए मुझे 100 रुपए की एक दिन जरूरत पड़ी, मैंने अपने ही गल्ले में से 100 रुपए निकाल लिया, तो वो मेरा क्या हुआ? ड्राइंग हुआ। यानी आप अगर अपने ही बिजनेस का रिसोर्स अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी अपने बिजनेस यूज के लिए नहीं, अपने संतुष्टि के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो वो ड्राइंग कहलाता है। आपका क्या है? अगर आप बिजनेस का रिसोर्स अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन या पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका ड्राइंग होगा। उसमें दो तरीके का हो सकता है। अगर आप कैश निकाल सकते हैं, आप सामान यूज कर सकते हैं, दोनों आपका ड्राइंग होगा। यानी गले में से कैश निकालना, वो भी ड्राइंग हुआ। गुड्स, अगर आप बिस्किट बेचते हैं, खुद ही बिस्किट खा लिए, साड़ी का दुकान चला रहे हैं, खुद ही साड़ी पहन लिए, तो वो आपका गुड्स का ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी किसी को आपको पेमेंट, उधार में आपने कुछ लिया है, आपने गुड्स उधार में लिया है, तो जिस इंसान से आपने वो सामान लिया है वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। डेटर्स, ठीक इसके विपरीत, आपने किसी को उधार में सामान दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डेटर्स। याद रखिएगा। स्टॉक, इन्वेंट्री, आप एक साड़ी का दुकान चला रहे हैं, ठीक है। उस दुकान में एसी लगा हुआ है, फर्नीचर है और साड़ी का स्टॉक है। आप साड़ी, बहुत सारे साड़ी रखे हुए हैं। क्या एसी आपका स्टॉक है? क्या फर्नीचर आपका स्टॉक है? कि आपका साड़ी आपका स्टॉक है? इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा आप किस चीज में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड यानी, आप पिछला सेशन याद करिए, ट्रेडिंग यानी जिस सामान का आप खरीद बिक्री कर रहे हैं। आप किस सामान का खरीद बिक्री करते हैं? साड़ी का। तो यानी आपके लिए स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होगा? साड़ी होगा। अगर आप एसी का दुकान, आप अगर एसी का खरीद बिक्री करते हैं, उस केस में आपका स्टॉक क्या होगा? एसी होगा। सो जिस सामान में आप ट्रेड करते हैं यानी खरीद बिक्री करते हैं, वो सामान अगर आपके पास है तो वो आपका स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है। फिर आता है कैश। कैश यानी नगद। नगद दो जगह रखा जा सकता है, एक आपके पास हाथ में, आपके पर्स में, दूसरा बैंक में। सो जो आपके हाथ में है, पर्स में है, गले में है, वो है कैश इन हैंड। जो बैंक में रखा हुआ है वो है कैश एट बैंक। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब समझ लीजिए, सपोज करिए कि आपका रेंट, भाड़ा, दुकान का भाड़ा है 100 रुपया मार्च का, ठीक है जी। दुकान का भाड़ा है 100 रुपया मार्च का, जो आपने पे नहीं किया, यानी आपने पेमेंट नहीं किया उस भाड़ा का। उस भाड़ा का पेमेंट नहीं करने के कारण वो भाड़ा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी वो खड़ा हो गया। क्या? एज अ लाइबिलिटी, एज एन ऑब्लिगेशन, एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ दायित्व।
अगर आप वो 100 रुपया पे कर देते तो क्या वो लाइबिलिटी बनता? नहीं बनता। बट चूंकि आपने पे नहीं किया तो वो आपका क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। इस तरीके के खर्चा को जो पेमेंट नहीं हुआ रहता है, जो आपके सर पे लाइबिलिटी बन जाता है, एक दायित्व बन जाता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है तब? इसके ठीक विपरीत है प्रीपेड एक्सपेंस। यानी आप का सपोज करिए अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो आपको रेंट कौन महीने का पे करना है? मार्च का। बट आपने क्या कर दिया? मई तक का पे कर दिया। यानी आपने पहले कितने महीने का पे कर दिया? अप्रैल प्लस मई का। क्या अप्रैल और मई का जो रेंट है वो आपको मार्च में देना था? नहीं देना था। क्या आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बना था पेमेंट करने का? नहीं बना था, लेकिन आपने पे कर दिया। यानी आपने प्रीपेड कर दिया, यानी पहले पेमेंट कर दिया है। देना नहीं था लेकिन आपने दे दिया। तो क्या आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कुछ भी? नहीं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हल्का होता है। यानी अब आपको अप्रैल मई में टेंशन नहीं लेना है पेमेंट करने का। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी कर दिया, तो आपका दायित्व कम होता है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हल्का होता है। सो लाइबिलिटी हल्का होना यानी एसेट, लाइबिलिटी हल्का होना यानी एसेट बनना। सो ये आपका क्या बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपका बन गया एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या बन गया? आपका लाइबिलिटी। अकाउंटिंग का सबसे पहला जो हमने फीचर देखा था उसमें था अकाउंटिंग इज बेसिकली इट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग व्हाट। एक कला है। किस चीज़ की कला है? रिकॉर्डिंग करने की। सो हमको क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन मतलब घटना, वो घटना जिसका बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा हो। ठीक है? कैसा इफेक्ट? कॉस्ट इफेक्ट। ठीक है? वो इफेक्ट किस टर्म में मेजर हो सकेगा? मनी के मेजर में। उस केस में आप उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। अब रिकॉर्डिंग करने जब आप जाएंगे, चूंकि अकाउंटिंग क्या बोलता है? सिस्टमैटिक मैटर हो, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग होता है। एक होता है रफ रिकॉर्डिंग, मतलब आपने एक डायरी उठाया और आपने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। इसको 100 रुपए दिया, इससे 50 रुपए मिला। बट अकाउंटिंग क्या बोलता है? सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना। यानी एक सिस्टम डेवलप्ड है अकाउंटिंग में, उसके अनुसार आपको रिकॉर्डिंग करना है। चलिए फिर से, ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करना। अब रिकॉर्डिंग करते वक्त हमको किसको किस ग्रुप में भेजना, यानी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, वो हम लोग अभी देखेंगे। सो किस ट्रांजैक्शन को किस ग्रुप में डालना है, ये हम कैसे पता करेंगे, वो अब अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो ट्रांजैक्शन किस ग्रुप में कैसे जाता है वो डिपेंड करता है अकाउंट हेड्स पे। फिर से, ट्रांजैक्शन किस ग्रुप में जाएगा वो डिपेंड करेगा किस अकाउंट हेड को वो बिलोंग करता है। वो जो ट्रांजैक्शन है वो किस अकाउंट हेड को बिलोंग करता है। अकाउंट क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अकाउंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। ठीक है जी? अकाउंट क्या है? एक स्टेटमेंट की तरह है। स्टेटमेंट यानी एक सिंपल सा पेज है जिसमें आप ब्यौरा बना रहे हैं। ठीक है? स्टेटमेंट यानी ब्यौरा। सो अकाउंट्स क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक ब्यौरा है। किस चीज का? वो पर्टिकुलर घटना का ब्यौरा है। ठीक है? उस अकाउंट में एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है, एक राइट हैंड साइड रहता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ये एक लैटिन परिभाषा डेबर और क्रेडिट से आया है। ठीक है जी? सो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। अकाउंट्स एक स्टेटमेंट है, ब्यौरा है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। इतना अभी अपने ध्यान में रखिए, आगे हम लोग जैसे देखेंगे और क्लियर होते जाएगा। ठीक है? अब आते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो किस अकाउंट हेड को बिलोंग करता है। यहां पे हम देखेंगे 3 अकाउंट हेड बना हुआ है आपके सामने। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। याद कर लीजिए, पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल। यानी पर्सनल अकाउंट
रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यानी वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, किस अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, ये हमको पता करना है। तो वो पता करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। ठीक है, ये तीन को समझने के लिए सबसे पहला हम समझेंगे जो सबसे इजी है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल यानी नाम। अगर कोई भी घटना ऐसा हो रहा है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम का उल्लेख हो तो वो पर्सनल अकाउंट है। जैसे राम को 100 रुपए दिया गया, तो इसमें राम क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। फिर से बता रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई व्यक्ति विशेष का नाम का उल्लेख किया गया है तो वो पर्सनल अकाउंट माना जाता है। जैसे राम श्याम, आरबी प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मोहन चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां भी नाम आता है वो आपका पर्सनल में चला जाएगा, पर्सनल में ग्रुपिंग हो जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। फिर आते हैं नॉमिनल में। नॉमिनल क्या होता है, किसी भी तरीके का खर्चा। कौन सा खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो किसी भी तरीके का एक्सपेंस हो या आमदनी हो, इनकम यानी आमदनी, किसी भी तरीके का खर्चा या किसी भी तरीके का आमदनी हो तो वो कहां क्लासिफाई हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। फिर से, किसी भी तरीके का खर्चा यानी एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हैं, एक्सपेंस या किसी भी तरीके का आमदनी आपका किसके अंडर क्लासिफाई हो जाता है, नॉमिनल में। अब रियल तब क्या है, ये दोनों को छोड़ के बाकी जो भी है वो सारा आपका रियल में जाएगा, इसीलिए यहां मेंशन्ड है रेस्ट। पर्सनल नाम, नॉमिनल खर्चा और आमदनी, ये दोनों को छोड़ के तीसरा जो भी है वो सारा आपका क्लासिफाई होगा, सारा आपका ग्रुपिंग कहां होगा, रियल अकाउंट के अंडर में। ठीक है जी, ओके। हम लोगों ने देखा कि अकाउंट सेट तीन तरीके के हो सकते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हम लोगों ने ये भी देखा पर्सनल में क्या जाता है, नाम से रिलेटेड जितने भी रहते हैं वो सारे पर्सनल में क्लासिफाई होते हैं। खर्चा, एक्सपेंस और इनकम अगर है तो वो नॉमिनल में क्लासिफाई होते हैं। ये दोनों को छोड़ के बाकी जो भी है वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, नाम राम नाम है, पर्सनल अकाउंट। मोहन नाम है, पर्सनल अकाउंट। ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम है, पर्सनल अकाउंट। ओनर का जो कैपिटल होता है वो भी नाम से आता है, M कैपिटल अकाउंट, X कैपिटल अकाउंट, वो भी नाम है, पर्सनल। कोई भी बैंक अकाउंट नाम से खुलता है, इसीलिए वो भी आपका पर्सनल अकाउंट ही क्लासिफाई किया जाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी तरीके का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम अगर आ रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल में देखते हैं, रेंट आपके लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए। सैलरी आपके लिए खर्चा है। वेजेस आपके लिए खर्चा है। इंटरेस्ट पेड, अगर आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो बिजनेस के लिए खर्चा है। सारा खर्चा कहाँ जाता है, नॉमिनल। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट आया, वो आपके लिए आमदनी है। आमदनी कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में उसका ग्रुपिंग होता है। अगर आपको कोई किसी ने डिस्काउंट दिया यानी छूट दिया तो वो आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए वो एक आमदनी है। तो वो नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। आपने किसी को डिस्काउंट दिया, आपके लिए क्या है, वो खर्चा है। खर्चा है यानी वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये दोनों को छोड़ के बाकी सारा आपका कहां क्लासिफाई होता है, रियल अकाउंट में। जैसे मशीनरी हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, कैश हुआ, ये सारा आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग अकाउंट को बुक्स में डालने के लिए कैसे उसको डेबिट या क्रेडिट में क्लासिफाई करते हैं। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल
लेके चलेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिजनेस है, उसका ओनर है जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं राम। अकाउंटिंग किसका करते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग होता है, यानी वो घटना जो आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहा हो। ठीक है, सबसे पहला सपोज करते हैं राम ने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाया। क्या ये घटना है? हाँ। क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये घटना है? घटना यानी इवेंट। क्या ये इवेंट है? है। क्या ये ट्रांजैक्शन है? है, क्योंकि ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। क्या ये मनी के टर्म्स में है? है। कितना है? 10,000 रुपया। तो क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है? हाँ, होना है। अब रिकॉर्डिंग होने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? बिजनेस में आपका क्या आ रहा है? बिजनेस में आपका कैश आ रहा है। ठीक है, कौन दे रहा है कैश? राम दे रहा है। राम है कौन? ओनर। ठीक है जी, यहां पे कोई भी घटना का, कोई भी ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है। ठीक है जी, जैसे इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। किससे आ रहा है? राम से। सो दो इफेक्ट, कैश और राम। सो यहां आपका दो अकाउंट हेड है, कैश और राम। अब आपको समझना है कि कैश इसमें से कौन सा है, राम इसमें से कौन सा है। फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये घटना है जो बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। आपका आंसर है हाँ। क्या ये घटना रुपए में आप इसका कनेक्शन विस्थापित कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको रिकॉर्ड इसको करना है। रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। किससे आ रहा है? राम से। राम कौन सा अकाउंट है? यानी दो अकाउंट है यहाँ पे। अब आपको डिटरमाइन करना है कि इसमें कौन से अकाउंट हेड में गिरेगा। राम कौन से अकाउंट हेड में गिरेगा? राम क्या है? नाम। नाम यानी पर्सनल। कैश कौन सा है? क्या कैश पर्सनल है? क्या कैश नाम से रहता है? नहीं। क्या कैश आमदनी है, खर्चा है? नहीं। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। अब डेबिट क्रेडिट कैसे होता है याद रखिए। पर्सनल में, ठीक है जी, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। रियल में डेबिट what comes in, credit what goes out। पर्सनल क्या बोलता है? अगर नाम व्यक्ति विशेष है, अगर उसको कुछ मिल रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे। अगर उससे अगर वो दे रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में खर्चा है तो डेबिट करेंगे, आमदनी है तो क्रेडिट करेंगे। रियल में अगर वो बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा, अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है आपका। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल में। अब आ जाइए फिर से हमारे इवेंट पे। इवेंट क्या हुआ था? कैश आ रहा था बिजनेस में। किससे? राम से। ठीक है जी। कैश कौन सा अकाउंट है?
रियल अकाउंट है। राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। राम यहां गिवर है कि रिसीवर है? राम गिवर है, बिजनेस को दे रहा है, सो राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है? आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट, बिकॉज यहां लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है। अगर रियल अकाउंट में आ रहा है तो डेबिट होगा, रियल अकाउंट से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है जी। तो यानी आपको राम को डेबिट करना है, एक सेकेंड, राम को क्रेडिट करना है, कैश को डेबिट करना है। अब राम कौन है? राम आपका ओनर है, यानी ये जो 10,000 है ये पूंजी है। सो राम चूंकि ओनर है तो ये जो राम जो 10,000 लगा रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल। फिर से, राम चूंकि ओनर है और राम पूंजी लगा रहा है तो ये राम के अमाउंट को क्या कहेंगे? कैपिटल। सो कैपिटल क्या हो जा रहा है? क्रेडिट हो जा रहा है। कैश क्या हो जा रहा है? डेबिट हो जा रहा है। एक एग्जांपल है, ऐसे हम लोग और भी देखेंगे। सपोज अब 500 रुपए का हम मशीन खरीदते हैं। ठीक है जी, एक मशीन है, 500 रुपए का उसका दाम है, 500 रुपए। इस बिजनेस में वो 500 रुपए का मशीन हम खरीदते, यानी वो मशीन क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, और बिजनेस से क्या निकल जा रहा है? कैश। क्या आ रहा है? मशीन। मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल। क्या मशीन नाम है? नहीं। तो पर्सनल हो सकता है? नहीं। क्या मशीन किसी तरीके का आमदनी या खर्चा है? नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तो मशीन क्या है? रियल अकाउंट है। रियल में क्या बोलता है? अगर आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो यानी मशीन क्या होगा? मशीन आपका डेबिट हो जाएगा। चला क्या जा रहा है? कैश। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग के सामने डिस्कस कर लें। सपोज बिजनेस है, वो एक भाड़ा पे एक घर लिया हुआ है। ठीक है जी। उसका भाड़ा मंथली है ₹100। ठीक है। एक महीने का रेंट वो लैंडलॉर्ड को पे करता है। ठीक है जी। एक महीने का रेंट वो लैंडलॉर्ड को पे करता है। ठीक है। तो बिजनेस से क्या निकल जा रहा है? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल में क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो क्या निकल जा रहा है? कैश। सो कैश आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब ये जो 100 रुपया है ये क्यों निकल रहा है? सबसे पहला चीज, ये 100 रुपया क्यों निकल रहा है? ये 100 रुपया आप रेंट दे रहे हैं। रेंट क्या है? खर्चा है, पर्सनल अकाउंट है, इनकम है, क्या है? रेंट। रेंट आपका बिजनेस के लिए एक खर्चा है। खर्चा क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, यानी आपका रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। सपोज करिए रेंट आपको पे करना है बट आपने पे नहीं किया, यानी आपने पे करना है बट पे नहीं किया, उस केस में क्या होगा? यानी आपका दायित्व बन गया है पे करने का, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है पे करने का, बट आप पे नहीं किए हैं। तो यहां पे दो
दो अकाउंट क्या इफेक्ट हो रहा है, मैंने क्या कहा था, डुअल एस्पेक्ट, हर समय दो जगह इफेक्ट होगा, दो अकाउंट इफेक्ट होगा। आपका खर्चा है रेंट, क्योंकि आप पे कर रहे हैं क्या, रेंट, रेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा यानी रेंट विल बी डेबिटेड, राइट। अब अगर आप पैसा पे नहीं करते हैं तो इसके लिए आप क्या हो जाएंगे, आपका एक दायित्व खड़ा हो जाएगा, किसके नाम पे, लैंडलॉर्ड के नाम पे, यानी जो मालिक है उसके नाम पे आपका एक पेबल खड़ा हो जाएगा, आपका एक दायित्व खड़ा हो जाएगा, आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी खड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब वो क्या हो गया, उसको आपको देना है, ठीक है जी। किसी को अगर आपको देना है मतलब वो एक लाइबिलिटी बन गया, इनडायरेक्टली देखा जाए तो उससे आपको कुछ मिला है, ठीक है। और ये लैंडलॉर्ड क्या है, नाम से है पर्सनल, सो लैंडलॉर्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड अकाउंट है जो हम लोग क्रेडिट किए हैं उसकी जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर क्या कहते हैं उसको, अनपेड रेंट। यानी किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है पर्सनल अकाउंट की तरह, ठीक है जी। कैसे हुआ, रेंट आपको पे करना है बट आपने पे नहीं किया, रेंट आपका खर्चा है, खर्चा यानी डेबिट है, चूंकि आपने पे नहीं किया तो आपका लैंडलॉर्ड के प्रति एक दायित्व खड़ा हो जाता है। आपने उसको पे करना था बट आपने पे नहीं किया, यानी इनडायरेक्टली आपको उससे कुछ मिला है, तो क्या हो जाता है, क्रेडिट द गिवर। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड को हम लोग किस फ्रेज किस वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या किसी भी तरीके का अगर आपका कोई दायित्व खड़ा रहता है तो उसका नेचर क्या रहता है, पर्सनल, क्योंकि वो पर्टिकुलर आदमी के नाम पे पेबल या ड्यू रहता है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग देखा। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखा। कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद हमने देखा कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। अब ये सब जानने के पश्चात अब हम लोग आएंगे, सबसे पहला अकाउंटिंग का डेफिनेशन में जो मेंशन्ड है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्डिंग का। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखने वाले हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग किस बुक में करते हैं, रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं उसका नाम होता है जर्नल, जिसको हम लोग बुक ऑफ प्राइम एंट्री, फर्स्ट एंट्री, पहला एंट्री, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल में, ठीक है जी। अब कोई भी ट्रांजैक्शन, हम इवेंट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इवेंट का जब बिजनेस पे इफेक्ट होता है तो वो ट्रांजैक्शन होता है, एंड इन दैट केस उसको हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। पहला जो रिकॉर्डिंग का बुक होता है उसको हम लोग जर्नल कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद अब हम लोग का जो दो तरीके से बेसिकली हमने अपना डिस्कशन डिवाइड किया है, एक रखा है हमने इलेक्ट्रॉनिक, एक रखा है नॉन इलेक्ट्रॉनिक, या उसको हम लोगों ने मैनुअल में भी डिवाइड किया है। पहले हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आगे जाके जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर आप टैली में करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, लेकिन मैनुअल भी अभी भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं छोटे बड़े जो मैनुअली भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैली, टैली ERP, टैली 9, उससे पहले था टैली 7।
नाउ टैली में आपका गेटवे होता है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आपका अकाउंटिंग वाउचर होता है। अकाउंटिंग वाउचर में 3 तरीके के वाउचर होते हैं, रिसीट, पेमेंट, जर्नल। तो आपको आपका जो जर्नल का एंट्री होता है वो आप आइदर रिसीट में पास करते हैं, पेमेंट में पास करते हैं या जर्नल में पास करते हैं। बाकी सारा काम आपका इलेक्ट्रॉनिकली आईटी एनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यानी केवल आपको किस एरिया पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है जर्नल पे। बाकी सारा काम कौन करेगा? सिस्टम करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मैनुअल पे। मैनुअल में जब हम जर्नल पास करते हैं, जिसको हमने नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी कहा है, जब मैनुअल में हम जब जर्नल पास करते हैं तो सबसे पहले जर्नल का एक प्रोफोर्मा है, एक फॉर्मेट है जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या होता है, एक पेज को 1 2 3 4 5 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहला कॉलम है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर्स, तीसरा है लेजर फोलियो जिसको LF कहते हैं, चौथा है डेबिट, पांचवा है क्रेडिट। LF यानी लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी लेजर जो आपका सेकंड बुक ऑफ एंट्री है उसका फोलियो, फोलियो मींस पेज नंबर। सो ये जो एंट्री यहां लिखाएगा वो उस बुक के किस पेज में मिलेगा वो यहां मेंशन रहेगा। वो क्यों लिखा हुआ है? ताकि अगर आपको इसका रेफरेंस वो वाले बुक में खोजना पड़े तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा पेज नंबर 90 में मेंशन्ड है, तो तुरंत आप उसका पेज नंबर 90 खोलेंगे, आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। वो आपको टैली करने में इजी हो जाता है, मैच करने में इजी हो जाता है। ठीक है। सो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम है। इस 5 कॉलम में आपको एंट्रीज पास करने हैं। किस बेसिस पे पास करने हैं? अभी लास्ट सेशन में हमने देखा था रियल, नॉमिनल, पर्सनल, 3 अकाउंट हेड। इस 3 अकाउंट हेड में हम लोग को ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है। हम लोग एग्जाम्पल देंगे और एंट्रीज करेंगे सो दैट कि आप लोग का क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहला एक जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में वो हुआ है कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 2,50,000, यानी बिजनेस 2.5 लाख रुपए कैश से शुरू किया गया। यानी 2.5 लाख रुपए कैश किसने लगाया? ओनर ने 2.5 लाख रुपए कैश इंट्रोड्यूस किया या बिजनेस में डाला। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला आपको पॉइंट बाय पॉइंट देखना है, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये ट्रांजैक्शन है? तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? है। क्यों? क्योंकि ये घटना है जो बिजनेस में हो रही है। क्या हो रही है? तो कैश आ रहा है। अब क्या इस घटना से बिजनेस प्रभावित हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। तो इसीलिए क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ है। अब दूसरा चीज हमको देखना है कि इसमें 2 ऐसे कौन से हेड है जो इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? सो ट्रांजैक्शन ये हो रहा है कि बिजनेस में कैश आ रहा है। कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है। ठीक है जी। तो यानी बिजनेस में कैश आ रहा है, कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये ओनर है, ये बिजनेस है। ओनर आप बिजनेस के नजरिए से देखेंगे तो आप अपने को बिजनेस समझिए। तो आप अगर अपने को बिजनेस समझते हैं तो आप देखेंगे 2.5 लाख रुपए आपको आ रहा है। 2.5 लाख रुपया आपको आ रहा है। किससे आ रहा है? तो ओनर से आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री अगर इसका करने बोले, इस ट्रांजैक्शन का एंट्री अगर आपको करने बोले तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किस तारीख को वो आया? सपोज करिए 1 जनवरी 2019 को आया, तो डेट लिखा गया। अब बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आता है, अगर बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट DR। ठीक है जी। लेजर फोलियो फिलहाल ब्लैंक रखेंगे। कितना आ रहा है? 2.5 लाख। सो डेबिट कॉलम में आप लिख देंगे
2.5 लाख। ठीक है जी। किससे आ रहा है? ओनर से आ रहा है। ठीक है जी। ओनर क्या है? ओनर आपका इनसाइडर्स लायबिलिटी है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में लिख देंगे 2.5 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन मतलब क्या हुआ, बहुत छोटे में, बहुत ब्रीफ में। बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। बहुत ही छोटे में, बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। ये आपका एक मैनुअल जर्नल हो गया। ठीक है जी। यही अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे टैली में, तो टैली में आपको रिसीट में पास करना पड़ेगा। रिसीट में क्या पास करेंगे? यही चीज वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली पास करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग। चलिए, बिजनेस में कितना रुपया आ गया? 2.5 लाख रुपया आ गया। किसने लाया? ओनर ने लाया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होता है वो है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 20,000। यानी फर्नीचर खरीदा गया 20,000 रुपए से फर्नीचर बिजनेस में आया। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ऐसा घटना है जिससे बिजनेस प्रभावित हो रहा है? आंसर इज यस। क्या ये पैसे में मूल्यांकन हो सकता है? द आंसर इज यस। अगर ये दोनों यस है तो क्या इसका एंट्री होना है? यस। ठीक है। अब नेक्स्ट एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ। सो क्या हुआ है? फर्नीचर खरीदा गया है, यानी बिजनेस में फर्नीचर आया है और कैश चला गया है। उसको डायग्रामेटिक वे में अगर समझते हैं तो ये है बिजनेस, ये है आपका फर्नीचर जो भी है। बिजनेस में फर्नीचर आया और आपके पास से क्या निकल गया? कैश। ठीक है जी। तो यानी यहां दो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन सा आपको अकाउंट में चेंजेस आएंगे? एक फर्नीचर, दूसरा कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? एक बार एनालाइज कर ले। क्या फर्नीचर कोई नाम है? नहीं। नाम नहीं है तो क्या वो रियल होगा? सॉरी, क्या वो पर्सनल होगा? नहीं होगा। क्या वो खर्चा है? नहीं। खर्चा यानी एक्सपेंस है? नहीं। एक्सपेंडिचर है? हाँ। एक्सपेंस है? नहीं। एक्सपेंडिचर दो तरीके का हो सकता है, अगर आप पिछला सेशन याद करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्नीचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इसका फायदा आपको आने वाले बहुत सालों तक मिलने वाला है। चलिए, क्या ये खर्चा है? क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस है? नहीं। क्या ये आमदनी है? नहीं। तो किस में जाएगा? रियल में। कैश क्या है? रियल है। फर्नीचर क्या है? रियल है। ठीक है जी। फर्नीचर क्या है? आ रहा है। क्या बोलता है रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट जो आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्या आंसर होगा हम लोग का? सबसे पहले डेट, सपोज करिए 2 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन होता है, तो 02/01/19 क्या आया? फर्नीचर आ गया बिजनेस में। क्या निकल गया? कैश। कितने का आया? 20,000 का। लास्टली क्या करना है आपको? नरेशन लिखना है। बीइंग, नरेशन यानी बहुत छोटा में बताना है क्या हो रहा है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। हो गया। नेक्स्ट वही ट्रांजैक्शन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब वही बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखता है कैश परचेज 1,45,000। कैश परचेज 1,45,000, यानी आप जिस गुड्स का बिजनेस करते हैं
जिस गुड्स का आप खरीद बिक्री करते हैं, जिस सामान का आप खरीद बिक्री करते हैं, उस सामान को आपने खरीदा है। ठीक है जी, उस सामान को आपने 1,45,000 नगद में खरीदा है, कैश में खरीदा है। ठीक है, सो क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये इवेंट है? फिर से आपको सोचना पड़ेगा, क्या इससे मेरा बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। क्या ये इसका मूल्यांकन रुपया में हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या इसका एंट्री होना है? हाँ, है, होना भी है। अब एंट्री क्या होगा? तो डायग्रामेटिक वे में समझ ले, क्या हो रहा है? बिजनेस है, सपोज साड़ी का दुकान है, और साड़ी उसका गुड्स है, क्योंकि वो साड़ी खरीदता है और उसी को मार्केट में बेचता है। तो उसने क्या किया? साड़ी को खरीदा, यानी क्या आया बिजनेस में? साड़ी। क्या निकल गया बिजनेस से? कैश। कितने का? 1,45,000 का। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स क्या है? गुड्स आपका पर्सनल अकाउंट है? नहीं। क्या आपका नॉमिनल है? नहीं। तो क्या अकाउंट है आपका? वो आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, सो गुड्स आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। आ रहा है तो डेबिट होगा, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब हमारा एंट्री क्या होगा? सपोज करिए डेट ले लेते हैं 4 जनवरी 19 का। गुड्स अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि गुड्स आ रहा है 1,45,000। क्या चले जा रहा है मेरे पास से? कैश। कितना? एक। गलत कॉलम में लिख दिए, एलएफ के कॉलम में 1,45,000। क्या चले जा रहा है? कैश 1,45,000। फिर आपको क्या लिखना है? एक छोटा सा नरेशन लिखना है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स आया, डेबिट हो गया। क्या निकला? कैश क्रेडिट हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं? मूविंग फॉरवर्ड, ये गुड्स अकाउंट की बजाय हम लोग इसको किस नाम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? इसको हम लोग आगे जाके बोलते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग का दिख रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हुआ है, वो लिख रहा है परचेज्ड फ्रॉम सलील 26,000। परचेज फ्रॉम सलील 26,000, यानी सलील से हमने परचेज किया है। जब भी परचेज वर्ड आए ना, परचेज, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने वो गुड्स खरीदा है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, यानी जिसमें हम बिजनेस करते हैं। सो परचेज गुड्स फ्रॉम सलील। सलील से मैंने गुड्स खरीदा है 26,000 का। अगेन पहला क्वेश्चन, क्या ये ट्रांजैक्शन है? अगेन आपको सोचना पड़ेगा, क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं? द आंसर इज यस। कैसे सोचेंगे? क्या ये ऐसा कोई घटना है जिससे बिजनेस प्रभावित हो रहा है? आंसर इज यस। क्या इसका मूल्यांकन रुपया में हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन है। क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है? एकदम होना है। अब आप सोचेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है? सो इस ट्रांजैक्शन में ये हो रहा है कि एक बिजनेस है और एक सलील बोल के एक आदमी है। हम सलील बोल के इस इंसान से गुड्स खरीदते हैं। सो बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। और मेरे पास से क्या निकल जा रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। मेरे पास से कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। बट क्या सलील के प्रति मेरा कुछ दायित्व बन जा रहा है? बन जा रहा है। तो यहां मेरा दो अकाउंट हो रहा है। क्या अकाउंट? एक गुड्स, एक सलील। दो पार्टी कौन? एक गुड्स, एक सलील। गुड्स आ रहा है और सलील कौन सा अकाउंट है? सलील क्या है? नाम है। नाम यानी पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट में क्या स्पेसिफाइड है? क्रेडिट द गिवर। क्या ये गिवर है या रिसीवर है? ये दे रहा है कि ले रहा है? ये दे रहा है। किसको? बिजनेस को। क्या? गुड्स। तो ये जब दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये अगर गिवर है तो सलील क्या होगा? क्रेडिट होगा। बिजनेस में आ क्या रहा है? गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। आता है तो क्या होता है? डेबिट। सो क्या जर्नल होगा? सपोज करिए 4 जनवरी का एंट्री है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू सलील अकाउंट। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था अकाउंट्स एक सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग होता है, यही है वो सिस्टम। गुड्स अकाउंट डेबिट टू सलील अकाउंट, दिस इज द सिस्टम। आपको इसी सिस्टम पे बेस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। गुड्स अकाउंट, कितना गुड्स आया आपका? 26,000 का गुड्स आया है। फिर आपको नरेशन लिख देना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट यानी उधार। ओके, चलिए अगला ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 25,000। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 25,000 मतलब बैंक से बिजनेस के लिए कैश विड्रॉ किया गया। कितना? 25,000 रुपया। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये ट्रांजैक्शन है? सोचिए, क्या ये घटना है ऐसा जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है और जिसका मूल्यांकन रुपया में हो सकता है? हाँ जी, हो रहा है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? यस है। क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है? एकदम होना है। अब आपको सोचना है कि हो क्या रहा है। इसमें ये हो रहा है कि आपका बैंक है और आपका बिजनेस है। आप, ये बैंक भी बिजनेस का ही अकाउंट है। इस बैंक से आप कैश निकाल रहे हैं। कितना? 25,000 रुपया। आपने बैंक से 25,000 रुपए कैश निकाला। सो बिजनेस में क्या क्या आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है कैश। कहां से आ रहा है? बैंक से आ रहा है। सो बैंक क्या हो गया? गिवर। ठीक है जी। बैंक कौन सा अकाउंट होता है? बैंक हर समय नाम से खुलता है। नाम से खुलता है, इसका मतलब बैंक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश क्या बिजनेस में आ रहा है? यस, इट इज कमिंग इन, यानी आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट होगा। सपोज करिए ये 5 मई के डेट में हुआ है, 5 मई 19। क्या आया? कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 25,000 रुपया। क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट टू बैंक। कितना? 25,000। यहां पे आपका नरेशन लिखना है, बीइंग, क्या लिखेंगे? बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। नेक्स्ट, sold to Mathur on credit 9,850. Sold to Mathur 9,850. बिजनेस है, माथुर है। माथुर को मैंने गुड्स बेचा, सो मेरे पास से क्या निकल गया? गुड्स। ठीक है जी, मेरे पास से क्या निकल गया? गुड्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ऐसा घटना है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है और जिसका मूल्यांकन रुपया में हो सकता है? द आंसर इज यस। क्या इसका रिकॉर्डिंग होना है? द आंसर इज
यस, रिकॉर्डिंग होना है। अब रिकॉर्डिंग होने से पहले हमको देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस से गुड्स निकल जा रहा है, किसको चले जा रहा है, माथुर को। सो यानी माथुर और गुड्स बोल के दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। माथुर कौन सा अकाउंट है, नाम है, नाम है यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्या इसको रिसीव हो रहा है या गिवर है, क्या ये रिसीवर है या गिवर है, क्या इसको मिल रहा है या दे रहा है, इसको मिल रहा है। मिल रहा है यानी रिसीवर है, रिसीवर यानी डेबिट होगा, ठीक है। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल है, आपके पास से निकल जा रहा है। रियल में क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सपोज ये आपका 6 मई का डेट में हुआ है, माथुर को मिल रहा है सो माथुर अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। कितना मिल रहा है, 9,850। मेरे पास से क्या निकल जा रहा है, गुड्स 9,850। फिर आप क्या करेंगे, नरेशन देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू माथुर। नरेशन मतलब क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बड़े छोटे में ब्रीफ में लिखते हैं, ठीक है। नरेशन इसलिए लिखते हैं ताकि अगर जर्नल गलत पास हो गया है तो वो नरेशन पढ़ के समझ में आ जाए। अभी ये जो टू गुड्स है, ये आगे जाके हम इसको टू सेल्स अकाउंट कहते हैं। जो गुड्स खरीदते हैं ट्रेडिंग के लिए वो परचेज अकाउंट बन जाता है, जो गुड्स हम बेचते हैं उसको हम सेल्स अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं या सेल्स अकाउंट में डाल देते हैं, बट बेसिकली उसका मूवमेंट गुड्स का ही है, ठीक है जी।